एक बार एक गांव में रोहित नाम का लड़का रहता था। उसे टीवी देखने का बहुत शौक था। वो आए दिन टीवी पर हीरो हीरोइनों की नई नई जगह घूमने के प्रोग्राम देखता रहता था। एक दिन वो अपने भाई सुरेश के साथ बैठा होता है। अरे यार सुरेश, मैं तो अपनी लाइफ से बोर हो गया हूँ। रोज वही झंडू की तरह उठो, फिर वही रोज रोज के काम। ये टीवी वालों के मजे हैं, रोज नई नई जगह घूमते रहते हैं। कल ही मैंने रेगिस्तान में कैंपिंग करने वाला प्रोग्राम देखा था। क्या मस्त प्रोग्राम था। मेरा तो मन किया कि टीवी के अंदर से वहां पहुंच जाऊं और मजे करूं। कह तो सही रहे हो भैया, लेकिन अपने हिटलर बापू को देखा है? पॉकेट मनी भी गिन गिन कर देते हैं। घूमने के लिए पैसा क्या खाक देंगे? घूमने के तो सपने छोड़ ही दो और काम पर चलो चुपचाप, नहीं तो रात में घर के बाहर ही घूमना पड़ेगा। भाई, कह तो सही रहे हो तुम, लेकिन मैंने भी इरादा कर लिया है कि रेगिस्तान में कैंपिंग करनी है तो करनी है, चाहे पिताजी से डांट खा कर ही जाना पड़े। मैंने तो पैसे भी जोड़ रखे हैं हम दोनों के लिए। एक दिन निकल पड़ेंगे चुपके से। फिर वो दोनों योजना के अनुसार अपने दो दोस्तों लखन और रहमान के साथ रेगिस्तान में कैंपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। वो चारों रहमान की कार में जा रहे होते हैं और रहमान कार चला रहा होता है। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, रस्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, बदल उत छोड़ आया। तभी रोहित भी खुशी से गाना गाने लग जाता है। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, लेकिन हमारी मंजिल है रेगिस्तान में। इस तरह वो गाना गाते और हंसी खुशी रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। रेगिस्तान देखकर चारों दंग रह जाते हैं। वाह मेरे हुकुम के इक्के, क्या मस्त जगह लाया है, मजा ही आ गया। तेरे को तो मैं गधा समझता था, लेकिन तू तो बहुत होशियार निकला, मजा आ गया। ऐसा कहकर वो चारों हंसते हुए एक टेंट बना लेते हैं और आग जला लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खाकर सोने के लिए टेंट के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और कोई आवाज दे रहा होता है, चले जाओ यहाँ से, तुम लोग मेरी शांति भंग कर रहे हो, चले जाओ, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, चले जाओ। अरे भाई लोगों, तुमने किसी के चलने और बोलने की आवाजें सुनी? सही है, हम ही मिले सुबह से। चल चुपचाप सो जा, आवाजें सुनी। कोई नहीं है भाई, कान बज रहे हैं तेरे। इसके बाद वो चारों हंसते हुए फिर से लेट जाते हैं, लेकिन लखन को नींद नहीं आती। वो टेंट से बाहर निकलता है और एक टॉर्च लेकर बाहर आता है। उसके सामने एक औरत पीट करके बैठी होती है। उसके बड़े लंबे और काले बाल होते हैं जो कि जमीन में फैले होते हैं। लखन उसे आवाज मारता है, कौन हो तुम और यहाँ हमारे टेंट के पास क्या कर रही हो? लेकिन वो औरत अपना मुंह घुमाती है और हंसने लग जाती है। उसका मुंह बहुत ही डरावना होता है। लखन बहुत डर जाता है और अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। चुड़ैल लखन की गर्दन पकड़कर उखाड़ देती है और उसका सिर अपने हाथ में पकड़ लेती है और खाने लग जाती है। स्वागत है हमारे रेगिस्तान में। मजा आ गया किसी शहरी का मांस खा करके। अभी 3 और बचे हैं। उधर रात में लखन को अपने पास ना पाकर रोहित उठ जाता है और बाकी के दोनों सुरेश और रहमान को भी उठाता है। अरे उठो दोनों, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो। लखन गायब है टेंट से। अरे गया होगा कहीं कहीं, सो जा यार। क्या बात कर रहा है रहमान भाई,
वो अकेले में जाकर सुसु नहीं कर सकता है और तू कह रहा है यहीं कहीं होगा। चल बाहर चलकर देखते हैं। सुरेश की बात सुनकर तीनों टेंट से बाहर निकलते हैं और लखन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें लखन कहीं नहीं मिलता। तभी रोहित बोलता है, यार ऐसे तो लखन नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ चला गया है। क्यों ना हम तीनों अलग अलग हो जाएं और फिर लखन को ढूंढे। ऐसा करने से वो जल्दी मिल जाएगा। चुड़ैल ऊपर उड़कर उनकी बातें सुन रही होती है। अलग होना चाहते हो? जाओ, वैसे भी तुम सब बहुत जल्दी अलग ही होने वाले हो। फिर वो तीनों दोस्त अलग हो जाते हैं और लखन को ढूंढने लगते। ये नास मिटा लखन मिल जाए, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। इतना घुमा रहा है रात में, हद हो गई। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। उसके हाथों में लखन की टांगे होती हैं, जिसे देखकर रहमान घबरा जाता है। कौन हो तुम? मैं तेरे इन सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करती। अभी तो मुझे अपनी भूख की चिंता है। ऐसा कहकर चुड़ैल रहमान को भी मार देती है और उसका सिर खा जाती है। उधर रोहित और सुरेश लखन को काफी ढूंढते हैं और ना मिलने पर दोनों वापस टेंट के पास आ जाते हैं। भाई तुझे मिला क्या लखन? अरे कमबख्त, क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है यार। मिला होता तो लेके ना आता साथ में। पहले तो एक खो गया था, अब दो को ढूंढो। ये रहमान भी गायब है। मुझे तो लगता है हो ना हो ये दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तू भी ना, लगता है तू ज्यादा ही परेशान हो गया। चल ना, चिल मारते हैं, अपने आप ही आ जाएंगे जहाँ कहीं भी होंगे। उसके बाद दोनों टेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों टेंट के अंदर घुसते हैं, वहाँ चुड़ैल बैठी होती है। आओ मेरे दोनों प्यारों। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे दोनों साथियों का मांस खा करके तो मजा आ गया। मांस खा करके मतलब क्या है? क्या किया तुमने हमारे दोस्तों के साथ? और कौन हो तुम? मैं इस रेगिस्तान की रानी हूँ। तुम लोगों ने यहाँ आकर मेरी शांति भंग की है। अब तो तुम मर के ही इस रेगिस्तान से बाहर जा पाओगे। रोहित और सुरेश टेंट से निकलकर भागने लगते हैं। भाग ले भाई, जान बचाकर, वरना ये चुड़ैल तो इस रेगिस्तान में ही अपनी समाधि बना देगी। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सही कह रहे हो भैया, ये चुड़ैल तो हमारे पीछे आ गई। भागो भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में से कोई आज तक जिंदा नहीं गया है। रोहित और सुरेश को तभी एक झोपड़ी दिखती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी होती है। वो दोनों उसके पास भागते हुए पहुंच जाते हैं। बचाओ बचाओ, अम्मा 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 बचाओ, हमें बचाओ अम्मा, हमारी जान खतरे में है। क्या हुआ बच्चों, इतनी रात को कहाँ भाग रहे हो? अम्मा वो रेगिस्तान वाली चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है। वो हमारे दो दोस्तों को भी मार कर खा गई है। अब वो हमें भी मार डालेगी। हमें बचाओ, हमें बचाओ। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। सुरेश और रोहित झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। बुढ़िया, तू रोकेगी मुझे? चल, इन दोनों को मेरे हवाले कर दे। तू चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। याद है ना, जैसे तेरी दूसरी सहेलियों को कैसे भस्म किया था? बुढ़िया के ऐसे कहते ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। यार, है तो ये बुढ़िया, लेकिन क्या पावर है। चुड़ैल को एक बार में ही भगा दिया। तभी वहाँ बुढ़िया आ जाती है और उन दोनों को आराम करने के लिए कहकर वापस बाहर चली जाती है। सुरेश और रोहित भी वहाँ लेट जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के बात करने की आवाजें आती हैं और वो दोनों बाहर झांकते हैं।
चुड़ैल बुढ़िया से डर रही होती है। तेरे से एक काम भी नहीं होता ठीक से, पता है ना इस घर के आगे से हमारी शक्ति नहीं है, जो भी हमारा घर पार कर लेगा उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज मैं ना होती तो ये दोनों शिकार हाथ से निकल जाते। भाई अब तो हम बुरी तरह फंस चुके हैं, ये चुड़ैलें हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, अब हम क्या करें? भाई मैं तो कहता हूँ बाहर चलते हैं और कोशिश करते हैं, मरना तो है ही। ऐसा कहकर सुरेश और रोहित बाहर आ जाते हैं। बुढ़िया उन्हें देखकर हंसने लगती है। तो तुम दोनों को हमारी असलियत का पता चल गया। चलो अच्छा है, चैन की मौत मरोगे। सुरेश और रोहित उन दोनों को बातों में लगाकर उनके घर की बाउंड्री के बाहर जा रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल को भनक लग जाती है और वो सुरेश की तरफ लपकती है। लेकिन तभी सुरेश रोहित को जोर से धक्का देता है। रोहित खतरे की सीमा से बाहर दूर जाकर गिरता है। चुड़ैलो, मेरे भाई को तो मैंने बचा ही लिया, अब तुम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। ये तूने क्या किया? मेरा शिकार निकाल दिया। तू भाग जा भाई, माँ और हमारे हिटलर बापू का ध्यान रखिए और आगे से कभी माँ बाप को बताए बिना या पूछे बिना कहीं मत जाना भाई, तू भाग जा। और फिर चुड़ैल सुरेश को मार देती है और रोहित रोता हुआ अपने घर चला जाता है और माँ पिताजी से माफी मांगता है। भागीपुर नामक एक गांव में हीरा अपनी बीवी चमेली व बेटे कालू के साथ रहता था। हीरा एक किसान था। वो अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाता था और उन सब्जियों को गांव व शहर के लोगों को ताजी सब्जियां बेचता था। सबको हीरा की ताजी सब्जियां बहुत पसंद आती। हीरा अपने काम को पूरी लगन व मेहनत से करता। हीरा की खेती बाड़ी में उसका बेटा कालू भी उसकी मदद करवाता था। हीरा जब भी शहर में सब्जी बेचने जाता तो बीच रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल दिखने में बहुत मोटी होती है। चुड़ैल को हर समय भूखी लगी रहती। एक दिन जब हीरा जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसे चुड़ैल देख लेती है। चुड़ैल हीरा के पास सब्जियों का ठेला देख बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या बात है, इतना सारा खाना, चलो कुछ जाकर ठेले से खाया जाए। चुड़ैल ठेले से चुपचाप 5-6 ताजी ताजी सब्जियां उठा लेती है और पेड़ पर बैठकर खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मजा आ गया। मैंने आज पेट भरकर खाना खाया। अब मैं अच्छे से आराम की नींद सो पाऊंगी। कुछ ही देर बाद जब हीरा अपने गांव पहुंच जाता है तभी एक आदमी हीरा से सब्जी लेने के लिए रुकता है। अरे भैया, बैंगन कैसे दिए? भैया 40 रुपए के किलो, ले लो भैया, ताजे बैंगन हैं। अरे ये क्या हुआ, जब मैं शहर से निकला था तब मेरे पास बहुत सारी सब्जियां थीं, ये कम कैसे हो गई गांव तक आते आते? हीरा अपनी सब्जियां गांव में बेचता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही हर रोज हीरा उसी रास्ते से जाता था जिस रास्ते में पीपल का पेड़ था। और उस पेड़ से चुड़ैल उसकी सब्जियां चुरा लेती। एक दिन हीरा अपना ठेला लेकर गांव की तरफ लौट ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल उसे देख लेती है। अरे, ये आदमी रोज इस जंगल से गुजरता है, अगर मैं इसके साथ इसके घर चली जाऊंगी तो मेरी लॉटरी लग जाएगी, मुझे दिन रात खाना मिलेगा, मैं बिल्कुल भूखी नहीं रहूंगी। ये सोच चुड़ैल हीरा के रखे ठेले में एक टमाटर में तब्दील हो जाती है। हीरा अपना ठेला लेकर अपने घर पहुंच जाता है। हीरा इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उसके ठेले में रखी हुई सब्जियों में चुड़ैल एक टमाटर का भेस बदल कर आ गई है। चुड़ैल हीरा का घर देख बहुत खुश होती है। हीरा के घर से बिल्कुल सामने उसका खेत होता है जिसमें हीरा ने तरह तरह की सब्जियां उगाई होती हैं।
अरे क्या बात है, मेरी तो चांदी ही चांदी हो गई। यहाँ तो सब्जियों के खेत है, मैं तो अब जो चाहा वो पेट भर कर खाऊंगी। चुड़ैल हीरा के घर जाकर टमाटर का भेस बदल कर चुड़ैल का ही रूप ले लेती है। अरे अब मुझे कहीं छुप जाना चाहिए, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। चुड़ैल हीरा के घर में छिपने की जगह ढूंढ ही रही होती है कि इतने में हीरा का बेटा कालू चुड़ैल को नजर आ जाता है। अरे ये एक अच्छी तरकीब है, मैं हीरा के बेटे के अंदर ही घुस जाती हूँ और फिर मजे से सब्जियां खाऊंगी। चुड़ैल कालू के शरीर के अंदर घुस जाती है। सुबह उठते ही हीरा हमेशा की तरह सब्जी बेचने शहर की तरफ निकल पड़ता है। इतने में कालू नींद से जाग जाता है। अरे कालू बेटा, तुम उठ गए, तुम जल्दी से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। आज तो बहुत मजा आएगा, खूब खाने को मिलेगा। कालू नहाकर बाहर आता है। कालू की माँ चमेली उसके लिए नाश्ता लगा देती है। देखते ही देखते कालू घर में बना सारा खाना खत्म कर देता है। अरे आज इस कालू को क्या हुआ? ये तो बहुत कम खाना खाता था, बल्कि इसे तो डांट डांट कर खाना खिलाना पड़ता था। इसे आज एकदम से क्या हुआ? क्या मजा आ रहा है, जंगल में तो खाने को कुछ मिलता ही नहीं था, यहाँ तो खूब जमकर सेवा हो रही है। कालू खूब पेट भरकर नाश्ता कर लेता है। कालू चलो अब नाश्ता पानी हो गया है, एक बार तुम जरा खेत में जाकर फसलों में पानी दे आना। ठीक है माँ। कालू अपनी माँ की बात सुनता है और खेत में फसलों को पानी देने चला जाता है। खेत में कालू बहुत सारी सब्जियों को देख वहाँ तुरंत चुड़ैल में तब्दील हो जाता है। अब मैं जितनी चाहे उतनी सब्जियां खा सकती हूँ, यहाँ मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। चुड़ैल खुशी खुशी सब्जियों को खाने लगती है। अब बहुत सारी सब्जियां खा ली है मैंने, साथ ही बहुत देर हो गई है। अगर चमेली खेत में आ गई और मुझे देख लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। मुझे अब जल्दी फसलों में पानी दे देना चाहिए। चुड़ैल तुरंत कालू के रूप में बदलकर फसलों में पानी देने लगती है। कालू फसलों में पानी देकर अपने घर की तरफ चला जाता है। माँ, मैं फसलों में पानी दे आया। ठीक है बेटा। मुझे बहुत ध्यान से रहना होगा इधर, तभी मुझे मेरी मनचाही सब्जियां मिल पाएंगी। ऐसे ही चुड़ैल रोज कालू के भेस में खेत में जाती और अपनी मनचाही सब्जियां खाती। एक दिन हीरा, चमेली और कालू खेत में जाते हैं। वहाँ कालू बेकाबू हो जाता है और खेत में लगी सब्जियां खाने लगता है। कालू को देख चमेली और हीरा बहुत हैरान होते हैं। कुछ दिनों से देख रहा हूँ, खेत में सब्जियाँ दिन पे दिन कम होती जा रही हैं। सही कह रहे हो जी, ये कालू अब खाना भी बहुत ज्यादा खाने लगा है। कहीं यही तो नहीं खेत में आकर रोज हमारी फसलें खाता है। अरे पर इतनी सब्जियाँ इसके पेट में चली कैसे जाती हैं? सही कह रहे हो जी, कुछ तो गड़बड़ है। तभी कालू के अंदर की चुड़ैल देख लेती है कि उसे हीरा और चमेली देख रहे हैं। चुड़ैल सब्जियां खानी बंद कर वापस हीरा और चमेली के पास चला जाता है। फिर हीरा, चमेली और कालू अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। अब मुझे इस कालू पर ध्यान रखना होगा कि यह सब्जियों का क्या कर रहा है, इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह उठकर कालू नहा धोकर तैयार होता है। कालू के अंदर की चुड़ैल चमेली को रसोई में देखकर अपने भेस में आ जाती है। मुझे अब बहुत जोर से भूख लगी है, मैं फ्रिज में जाकर देखती हूँ खाने में क्या है। चुड़ैल फ्रिज में खाना ढूंढी रही होती है। इतने में चमेली चुड़ैल को चुपके से देख लेती है। चुड़ैल तभी कालू के अंदर घुस जाती है। चमेली चुड़ैल को देख बहुत हैरान हो जाती है। शाम को हीरा शहर से सब्जी बेचकर घर आता है। तभी चमेली उसे सारी बात बता देती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे अपने बेटे का इलाज करवाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। जी हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। अगले दिन हीरा और चमेली अपने बेटे कालू को लेकर गांव के पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी मंदिर में बैठे हुए अपने मंत्र जाप कर रहे होते हैं। मंत्र जाप करने के बाद हीरा अपने बेटे कालू को पंडित जी को दिखाता है। देखिए गुरुजी,
हमारे बेटे को कुछ हो गया है। इस पर एक भयानक चुड़ैल का साया है। ये सब मेरी बीवी चमेली ने खुद अपनी आंखों से देखा। ओम नमः शिवाय। बेटा मेरे पास आकर बैठो। कालू पंडित जी के पास जाकर बैठ जाता है। पंडित जी कालू पर गंगाजल छिड़कते हैं और एक ताबीज कालू को पहनाने लगते हैं। जैसे ही पंडित कालू को ताबीज पहनाने लगते हैं, तभी कालू के अंदर से वो मोटी चुड़ैल बाहर निकल जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं बहुत भूखी हूँ। तू इस बच्चे में क्या करने आई है? इसको जीने क्यों नहीं दे रही? एक दिन इसके पिताजी हीरा जंगल के रास्ते अपनी रेहड़ी लेकर घर जा रहे थे। मैं बहुत भूखी थी। मैंने हीरा की रेहड़ी से सब्जियां खाई और एक दिन इसकी रेहड़ी में टमाटर का रूप लेकर आ गई। हीरा के घर आकर मैं इसके बेटे कालू के अंदर घुस गई और तभी से इसी के अंदर रहती हूँ। अब तुम्हें मैं मुक्ति दे रहा हूँ। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ, मुझे भूख लगी है। पंडित चुड़ैल को भरपेट खाना खिलाता है और कालू को ताबीज पहनाता है। साथ ही चुड़ैल को मुक्ति दिलवा देता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।